गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका कटा हुआ सिलेबस यानी कि जो 30% या जो चैप्टर्स नहीं आने हैं परीक्षा में, उसकी रिपोर्ट आ गई है कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो अब अगले लेक्चर में अपन चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं बच्चों के कि मैडम चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि अभी अपन को सिलेबस ही क्लियर नहीं था, जो बहुत ज़रूरी था, जो 9th से लेके 12th तक सभी के लिए जो बहुत ही अनिवार्य था जानना, वो सारे लेक्चर्स आपको डाल दिए गए हैं। थोड़ी सी ऑर्गेनिक में बची है और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके बगैर ना 9th के और ना ही 10th के, ना 11th के, ना 12th के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, वो था एक मूल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल अवधारणा, जो कि आज के लेक्चर में मैं डाल दूंगी। इसको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप अपने आने वाले अगले हर चैप्टर को बखूबी समझ सकें। राइट, तो आज अपन शुरू करते हैं मूल अवधारणा। तो मूल अवधारणा के तहत पहले भी अपन ने ऑनलाइन कक्षाओं में मूलों की संख्या निकालना सीखा था। मैं नहीं समझती कि ऑनलाइन कक्षाओं में सारे बच्चे सम्मिलित थे, तो मैं शुरू से ही बताऊंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल अवधारणा, इतनी बातें आपको पता है कि पदार्थ यहीं से शुरू करते हैं। पदार्थ आपने पिछले लेक्चर में बार बार यह देखा कि पदार्थ अणु से बने होते हैं। अणु, चाहे वो तत्व के अणु हो या यौगिक के अणु हो, अणु जिसमें कि पदार्थ का समस्त गुण उपस्थित होता है। अब अणु में समस्त गुण उपस्थित हैं, यानी कि नमक है तो नमकीन लगेगा, पानी है तो पानी जैसा ही रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा। राइट, या कोई भी पदार्थ है अगर उसका रंग है नीला है तो नीला रहेगा, पीला है तो पीला रहेगा, यानी उसके कोई भी गुण परिवर्तित होने वाले नहीं हैं। कब तक? जब तक कि वह अणु के रूप में है। अणु जैसे ही आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, अणु जैसे ही परमाणु में टूटेगा तो वह अपने वास्तविक कणों में यानी कि पदार्थ के गुण को फॉलो करे, यह जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम जल का उदाहरण लेंगे। जल जब तक H2O के फॉर्म में है तब तक ही वह पानी है, वह आग को बुझा रहा है, वह हमारे पीने के काम में आ रहा है। जैसे ही H2O टूटा, किसमें? आपके H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु में जैसे ही वह विभक्त हो गया, उसके सारे गुण परिवर्तित हो गए, वह अपने गुण में नहीं है। यहाँ तक कि आपने समझा हुआ है कि हाइड्रोजन जो ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन जो जलने में सहायक होता है, और जल जो कि आग को बुझाता है। राइट, यानी आप देख रहे हैं कि अणु परमाणु से कितना डिफरेंट है, यानी कि कितना भिन्न है। अणु में परमाणुओं जैसा कोई गुण उपस्थित नहीं है। क्लियर? इतनी बात है। अब जो दूसरी बात है कि अणु छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कितने छोटे टुकड़ों में बंट सकते हैं? अणु कितने छोटे टुकड़ों में बंट सकते हैं? तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। ये नमक है, आप देख रहे हैं ये नमक, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, बकायदा आपको दिख रहे होंगे ये नमक के बड़े बड़े टुकड़े। ठीक, उसी को अपन ने बारीक किया हुआ है। ये देखिए, ये भी नमक है, ये भी उससे छोटा है, और ये भी नमक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत ही बारीक किया हुआ है, और ये नमक के छोटे टुकड़े हैं। क्या इसको और छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है? तो अगर हम इस नमक का थोड़ा सा हिस्सा पानी में डालेंगे और वह पानी पहले बूंद से लेकर आखिरी बूंद तक आपको नमकीन समझ में आएगा।
क्यों? क्योंकि वह नमक का कण और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पूरे पानी को नमकीन कर देता है। क्लियर? तो यानी ये तो तय है कि जो पदार्थ होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद भी वह अपने परमाणु में विभक्त नहीं होते, यानी अणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अब सवाल ये है कि जो पदार्थ है आपके 3 अवस्थाओं में है, कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक, क्या इन सभी में वजन होता है? ठोस और द्रव का वजन तो हम लोग बकायदा महसूस करते हैं। ठोस किसी भी चीज को उठाते हैं तो वजन तो हमको लगता है। ठीक, द्रव की बात करें तो द्रव में भी पानी की बाल्टी या पानी का गिलास आप उठाएंगे तो आपको वजन महसूस होगा। ठोस में भी वजन होता है, द्रव में भी वजन होता है। क्या गैस में वजन होता है? यानी कि तात्पर्य यह है कि अगर एक बॉल खाली है, फुटबॉल की हम बात करें कि फुटबॉल में या गुब्बारे में हवा नहीं भरी हुई है, तो क्या वह हल्का है? जब उसमें हवा भर देंगे तब क्या वह भारी हो जाएगा? तो इस चीज को आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, लेकिन फिर भी जब हम क्लास लेते हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो मैक्सिमम बच्चे कहते नहीं, हवा डालने से बॉल हल्की हो जाती है, हवा डालने से फुग्गा हल्का हो जाता है, गुब्बारा आपका हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारा उड़ने लगता है और खाली गुब्बारा जमीन पे पड़ा होता है। तो उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आपके ये 2 फुग्गे हैं, दोनों बिल्कुल बैलेंस हैं, राइट? अब ये बैलेंस हैं यानी कि बिल्कुल दोनों का वजन एक सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एक फुग्गे में से हम हवा निकाल देते हैं। फुग्गे का कोई भी हिस्सा, कोई भी मटेरियल फुग्गे से बाहर नहीं गई है, केवल उसमें से हवा बाहर निकला है और उसका वजन कम हो गया है, जिससे कि पूरा पता चलता है कि गैस में भी वजन होती है। और आपने देखा कि नमक का कोई भी कण 58.5 ग्राम नहीं था, राइट? अब हम ये हमारे हाथ में है ये लाल तवा आप लोगों ने गांव में देखा होगा, कुएं में डालते हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं और इसको कुएं में डालते हैं, ये लाल तवा। ठीक, अब इस लाल तवा का और भी उपयोग है, मवेशियों के मुंह धोने के भी काम में आते हैं, अपन मेडिकल से ले जाते हैं। मुंह पका खुरपका होने पर ये यानी विसंक्रामी यानी संक्रमण रोधी होता है ये लाल दवा। ठीक, चलिए अब इस लाल दवा की बात करें। ये आपको टुकड़े दिख रहे हैं, बाकायदा ये टुकड़े दिख रहे हैं जो कि मेरे हाथ में चिपक भी नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब हम इनका अणुभार या इसका सूत्र ले लें तो ये लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट, जे पोटेशियम परमैंगनेट और इसका सूत्र होता है KMnO4। इसका सूत्र होता है KMnO4। अब KMnO4 में पोटेशियम का अणुभार निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैग्नीज का और 4 ऑक्सीजन का। तो पोटेशियम की अगर हम बात करें तो 39 और मैग्नीज की अपन बात करें तो मैग्नीज का परमाणु भार आप लोगों ने याद किया होगा, 30 तक मैंने बोला था, 55 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, 16 का पहाड़ आप 4 बार पढ़िए, 16 चौको 64। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 5 4 9 और 9 ये पोटेशियम का हो गया, मैग्नीज का हो गया और ये ऑक्सीजन का हो गया। 5 4 9 और 9 18, तो ये आपका 18 हो गया। हासिल का 1 6 1 7 7 5 12 और 12 3 15। ठीक, तो यहाँ पर 158 आता है जो कि ग्राम में, और यह पोटेशियम परमैंगनेट का अणुभार है, राइट? ठीक, अब
क्या इतना बड़ा टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा आपको इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। अब उस टुकड़े को हम और छोटा करते हैं, तो आप देखिए ये लाल दवा, और लाल दवा की हम थोड़ी सी मात्रा इस बीकर के पानी में डालेंगे, पानी, राइट, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन तैयार हो गया, ठीक। यानी कि जो इतना बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा हमने इसमें डाले हुए थे, वो अभी भी इतने डार्क रंग में और पूरे छोटे छोटे टुकड़े में ऊपर से लेके नीचे तक ये डिवाइड हो गया है, और छोटे छोटे टुकड़े में। अब इसका हम थोड़ी सी मात्रा, बिल्कुल जरा सी मात्रा मान के चलिए, इसी बीकर में ही, ये सॉरी ग्लास रॉड से ही हम देख रहे हैं। तो ये आपका पिंक कलर, जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं, और यह पानी अब बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, यह बहुत ही तनु विलयन, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है, ये अभी भी पिंक कलर है। और पिंक कलर जो ऊपर के विलयन से लेके नीचे, यानी कि जो थोड़ा सा टुकड़ा अपन ने इसमें डाले थे, वह डिवाइड होकर पूरे पानी में और छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बट गया। और जब हम इसको उठाकर इसमें डालते हैं, तो यह और बारीक टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक कि ये चूंकि पिंक कलर दिखाने के लिए अपन लिए हुए हैं, नहीं तो अभी ये और लाइट होता जाएगा, और पानी में डालेंगे और लाइट होता जाएगा, और बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता जाएगा। तो क्या है आखिर ये जो अपन अणुभार लिए इसका 158 ग्राम, तो ये आखिर क्या था, ठीक। 158 ग्राम की कोई चीज नहीं है, और फिर भी वो 158 ग्राम बता रहा है, ठीक। अब आप ये पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा देखिए, जिसका द्रव्यमान हम 15.8 ग्राम लिए हुए हैं, राइट। 15.8 ग्राम ये आपके सामने है, इसका वजन 15.8 ग्राम लिया हुआ है, ठीक। अब मात्र 15.8 ग्राम में इतने सारे अणु हैं, ठीक। तो 158 ग्राम में और कितने ढेर सारे पोटेशियम परमैंगनेट के अणु होंगे। तो चलिए अब हम मोल अवधारणा पर डायरेक्ट आते हैं कि एक मोल यानी मोलर द्रव्यमान जो होता है, जिसको कि आप अणुभार या मोलर द्रव्यमान, और इंग्लिश में इसको मोलर मास कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। तो मोलर मास जो होता है किसी भी पदार्थ के कितने कण, यानी कि 6.023 गुणे 10⁻23 कण, ठीक। 23 अणु, 23 परमाणु जब एक साथ होकर उनको नापे जाएंगे, कितने कण, 6.023 गुणे 10⁻23 कण। छोटे छोटे ये जो आप छोटे छोटे कण देख चुके हैं, उसमें 6.023 गुणे 10⁻23 कण जब आप नापेंगे, तब जाकर उसका जो द्रव्यमान होगा, तो इतने जब नमक के कण होंगे तो वह 58.5 ग्राम होगा। इतने जब लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण होंगे तो उसका वजन 158 ग्राम होगा। हम आगे बोले, इतने जब कार्बन के कण होंगे तो उसका द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। इतने जब ऑक्सीजन के कण मौजूद होंगे तब उसका वजन 16 ग्राम होगा। फुग्गे, अभी आपने देखा, फुग्गे में से जो हवा गई उसमें से कुछ वजन गया। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण गैस के भरे हुए थे, जो कम हो गए एक फुग्गे में, तो उतना वजन कम हो गया, राइट। तो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से आपके पदार्थ बने होते हैं। और जब हम 6.023 गुणे 10⁻23 कण, अगर हम इसको इकाई दहाई में लें तो 6 और 1
घात कम करें तो ये 0, दूसरी घात कम करें तो 2, और तीसरी घात यानी कि इसको 20 कर दें तो 3। अब 10 की घात 20 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 0 और लगाएंगे यानी इतने कण। तो अब ये कितने कण हैं? तो हम लें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और ये आपका महाशंख आता है। और महाशंख तो कितने महाशंख? तो अपन ने 6023 महाशंख कणों को अगर हम एक साथ रखेंगे तब वह आपका 1 मोल बराबर 1 मोल कहलाता है। राइट। तो अब आप कण छोटे कितने छोटे हो सकते हैं और ये जो आपने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया वो कितना हो सकता है? कैसे आया कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6 जो निकालते हैं तो वो सारे द्रव्यमान जो हैं वो किसके हैं? तो वो इस तरह से इतने कणों को इकट्ठा करने के बाद जो द्रव्यमान आता है उसको तौलने के पश्चात जो बना वो है आपका 1 मोल यानी कि उसका अणुभार या उसका मोलर द्रव्यमान। 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का वजन यानी कि मोलर द्रव्यमान। राइट। चलिए अब हमें ज्ञात करना है कि हम ये पदार्थ रखे हुए हैं, क्या हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने कण हैं या फिर इसमें कितने अणु हो सकते हैं? या ये आपका मोहर लवण, ये आपका नीला थोथा, आप देखते जाइए, ये आपका नमक जो कि बहुत बारीक पिसा हुआ है, ये थोड़ा मोटा और ये और बड़े बड़े टुकड़ों में। राइट। ये आपका शक्कर, ये आपकी रेत और ये आपका लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने कण हैं? अगर हमें वजन पता है तो हम उनके अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें अणुओं की संख्या ज्ञात है तो हम उनके वजन को ज्ञात कर सकते हैं। यही है मूल अवधारणा जो कि पूरी क्लास है, छोटी क्लास से शुरू है। 9th में फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। फिर 10th में है, फिर 11th में है, फिर 12th में बच्चों को बार बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। बीएससी, एमएससी सब कर लेते हैं लेकिन यह कॉन्सेप्ट बच्चों को कभी क्लियर नहीं हो पाता है जिसके कारण कि वो पूरे कमजोर हो जाते हैं। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए सारे कंपटीशन, सारे एग्जाम और सब पूरी पढ़ाई केमिस्ट्री की बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अभी आपने देखा, क्या देखा कि पदार्थ और पदार्थ आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों में ही वजन होते हैं, तीनों में ही पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो कण जब कितनी संख्या में, तो 6.023 गुणे 10 की घाते 23 कण जब इकट्ठे होते हैं तब क्या होता है, उसको अपन एक इकाई मान लेते हैं और वो है मोल। राइट। अब अगर हम बात करें कि अगर हमने नमक 58.5 ग्राम दिया है, ये नमक आपका 58.5 ग्राम है, तो इसमें कितने छोटे छोटे NaCl के कण हो सकते हैं? तो वो कणों की संख्या आपके सामने है क्योंकि वह अणुभार, ठीक, अणुभार के बराबर का हमने द्रव्यमान लिया हुआ है। तो अणुभार के बराबर के द्रव्यमान में कणों की संख्या भी उसके एक मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में कणों की संख्या कितनी है, तो 6.023 गुणे 10 की घाते 23 NaCl के कण इस नमक में मौजूद हैं। अब उस छोटे छोटे कण को जो इंसान देख भी नहीं पा रहा है, हम उसको गिन पा रहे हैं
कैसे? उनके वजन के द्वारा। हमें वजन पता है कि हमने कितना वजन लिया है, 58.5 ग्राम। तो उसमें NaCl के कणों की संख्या, जिसको कि देखना भी मुश्किल है, वो कितना है? तो 6.023 गुणे 10⁻23। अब अगर हम बात करें कि हमने नमक 58.5 ग्राम ना लेते हुए हमने कितना लिया, तो 11.7 ग्राम। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये द्रव्यमान हमने लिया हुआ है 11.7 ग्राम। तो अणुभार कितना, मोलर द्रव्यमान कितना आया नमक का? 58.5 ग्राम। और हमने लिया कितना है? 11.7 ग्राम। तराजू पता है, उपलब्ध है, नापते पता है, कोई बात नहीं। वैसे ये सब केमिकल चीजें हैं और इसको केमिकल बैलेंस के द्वारा नापा जाता है। फिर भी वो हम आपको अगले भविष्य में लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल अगर हम मान के चलें 11.7 ग्राम नमक हमने नापा है, तो उसमें कणों की संख्या क्या होगी? तो उसके लिए है कि द्रव्यमान और बटे अणुभार, द्रव्यमान और बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या यानी कि N, ये भी शायद आपको बताया था, नहीं भी ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर से बता रहे हैं कि N यानी होता है N बराबर मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या जैसे कि अपन ले क्या, 2 दर्जन केला यानी कितने केला? तो 2 दर्जन केला यानी 12 दूनी 24। आधा दर्जन केला यानी कितने केला? तो 12 गुणे 1/2, तो आपका 6 केला। तो इसी हिसाब से यहाँ चलता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को जब हम कणों की संख्या में गुणा कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो N होता है N बराबर मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? तो N बराबर यानी कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान दिया गया है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, बाद में उसका निकालेंगे। दिया गया द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। अणुभार क्या, जो अपन ने निकाले हुए हैं उसका मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान अभी कितना है नमक का आपका? तो आपको दिख रहा है ऊपर कितना है, 11.7 ग्राम। तो हम यहाँ ले लें 11.7 और बटे में हम ले लें NaCl का अणुभार जो भी आपने निकाला हुआ था 58.5 ग्राम। और इसको हम अगर काटें तो 11 पंजे 55, 11 चौको 44। चलिए ठीक है, पहले दशमलव हटा देते हैं। ठीक, अब 7 पंजे 35 यानी कि 5 बार, तो 117 गुणे 5, तो 100 गुणे 5 500, 17 पंजे 85 यानी 117 एकम 117 और पंजे 85 यानी 5 बार में ये कट रहा है। यानी कि हमारे कणों की संख्या कितनी है? 1/5 मोल। और 1/5 मोल का तात्पर्य होता है 1/5 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23। राइट, क्या देखा आपने? मोलों की संख्या और गुणे आपका 6.023 गुणे 10⁻23। अब इस संख्या को क्या कुछ और भी कहते हैं, या यही अपन लिखते जाएंगे 1 मोल या मोलों की संख्या? नहीं, इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो, जो कि मैं अभी लिखवाऊंगी, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको लिखना ही लिखना है कि इस संख्या को क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मोलों की संख्या में आवोगाद्रो नंबर यानी एवोगैड्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या का गुणा कर देंगे तो कणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है तो उसमें अणुभार का भाग देकर हमें क्या करना है? मोलों की संख्या ज्ञात करनी
है और मूलों की संख्या, इसको हम अभी बताते हैं, कणों की संख्या निकाल कर इसको मिटा देंगे, आप नोट कर लेंगे पहले ही और उसके बाद चलिए तो अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। तो 5 5 एकम 5, यहाँ भी तो 5 एकम 5, हासिल का यहाँ 1 बच गया, यहाँ दशमलव लगा दें तो 5 दूनी 10, उसके बाद फिर 2 नहीं जाएगा तो 0, 5 चौको 20 और फिर 3 आया तो 5 छक्के 30, यानी 1.2046 और गुणे 10 के घात 23, 10 की घात 23 तो है ही। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी 11.7 ग्राम नमक में नमक के कितने अणु हैं, तो हमें दिख रहा 1.2046 गुणे 10 की घात 23 कण उपस्थित हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? परीक्षा में, आपके कंपटीशन में, कि अगर इस पदार्थ का इतना ग्राम लिया गया तो उसमें कितने कण उपस्थित हैं, कितने अणु उपस्थित हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको बननी चाहिए कि हमें द्रव्यमान से कणों की संख्या कैसे ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कुछ चीजें, कुछ सामग्रियां जो निश्चित द्रव्यमान में नापकर हमने रखा हुआ है। तो उसमें पहला था नमक, और नमक में आपने देखा, कैलकुलेट किया कि 11.7 ग्राम नमक में कितना था, 1 दशमलव कितना निकला जो भी है, एक अब मुझे याद नहीं है, 1.206 और गुणे 10 की घात 23 समथिंग होगा, अब लेक्चर में देख लेंगे, अभी भी मैंने निकाला था। तो इतने कण किसके हैं? NaCl के हैं। अब हम नीला थोथा की बात करें तो नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4.5H2O। तो सबसे पहला मान के चलो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ये कॉपर सल्फेट, राइट। तो इसका हम अणुभार ज्ञात करेंगे। तो अणुभार अगर हम ज्ञात करते हैं तो कॉपर का अणुभार होता है आपका 64.5 समथिंग। उसके बाद सल्फर का आपका 32, फिर 16 चौको 64 और प्लस 16 और 2 18 25 90, इतना हमें जोड़ देना है। जोड़ने के पश्चात आपके नीला थोथा का अणुभार ज्ञात हो जाएगा। तो इसको अपन जोड़ दें, चलिए जोड़ते हैं। 0 4 2 6 और 6 4 10.5 को अपन अलग कर दें तो आपका आया 4 2 6 और 6 4 10, 10 का 0, हासिल का 1, 9 1 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19 और 19 6 25। यहाँ पर 250.5 समथिंग आ रहा है। अगर हम 250.5 ग्राम, तो यहाँ पर ये जो आपका वजन है कॉपर सल्फेट का 250.5 ग्राम, तो इसमें कणों की संख्या कितनी होगी? तो जितने कण एवोगाद्रो नंबर जिसको मैंने अभी बताया 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण किसके होंगे? नीला थोथा के उपस्थित हैं, राइट है। फिर अगर हम मोहर लवण की बात करें तो मोहर लवण हमने कितना लिया? तो मोहर लवण हमने लिया 26.2 ग्राम, या फिर मान के चलिए कितना भी, तो उसका भी हम अणुभार ज्ञात कर लेंगे। यह आपको होमवर्क है कि 26.2 ग्राम मोहर लवण में कणों की संख्या कितनी होगी और 34.2 ग्राम शक्कर में कणों की संख्या कितनी होगी, 60 ग्राम रेत में कणों की संख्या कितनी होगी। ये होमवर्क करेंगे और इसका उत्तर हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, राइट है।